नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया 9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सुभाषनगर वासियों ने पानी की परेशानी को लेकर मेन रोड पर करीबन 1 घंटे तक चक्का जाम किया। शहर में लगातार विभिन्न कॉलोनी वासियों को पानी की समस्या से गुजरना पड़ रहा है। इसी कड़ी में खंडवा स्थित सुभाषनगर में पानी की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी वासियों ने जमकर प्रदर्शन किया और नगर निगम हाय हाय के नारे भी लगाए। सुभाषनगर वासियों ने मेन रोड पर करीबन 1 घंटे तक चक्का जाम रखा। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस सेवाओं को आने जाने दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर कोतवाली टीआई, रामेश्वर चौकी प्रभारी एवं मोगट थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद नगर निगम के कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर कॉलोनी वासियों से बातचीत की और उन्हें समझाइश दी। कॉलोनी वासियों में महिलाओं का कहना था कि पिछले 6 महीनों से लगातार पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कभी नल की पाइपलाइन फूट जाती है तो कभी नल वाला नल नहीं खोल कर जाता। ऐसे में कॉलोनी के लोगों को पानी की भारी समस्या झेलनी पड़ रही है। साथ ही महिलाओं ने कहा कि फिलहाल नगर निगम के आयुक्त द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा, लेकिन यदि समस्या का निराकरण नहीं होता है तो सभी सुभाषनगर के रहवासी बड़े स्तर पर प्रदर्शन और चक्का जाम करेंगे। मेरा नाम आरती चौहान है और सुभाषनगर के क्षेत्रवासियों ने आज जल की समस्या को लेकर यहाँ चक्का जाम किया है। 6 महीने से सुभाषनगर आज पानी की समस्याओं से जूझ रहा है और इतनी पढ़ी लिखी सभ्य कॉलोनी, आज 40 साल पुरानी कॉलोनी, सबसे पॉश कॉलोनी है हमारे खंडवा की, लेकिन उसका कोई सब इतनी दुर्गति हो रही है, इस कॉलोनी को कोई ध्यान देने वाला नहीं है। पानी की सबसे ज़्यादा समस्या हो रही, पहले बहुत अच्छा आता था, लेकिन अब समस्या 6 महीने से झेल रहे हैं। घर में पानी नहीं है, दिवाली आ रही है सामने, साफ़ सफाई के लिए पानी नहीं, कहाँ जाए, किससे बोले। हमने विधायक साहब से भी बात करी, उन्होंने भी हमको संतुष्ट करके पहुंचा दिया कि हाँ जाएगा, उन पर भी भरोसा कर लिया। लेकिन अभी हमें निगम आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि हम 7 दिन के अंदर तुम्हारी समस्या का निराकरण करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो हम उनको चेतावनी दे रहे हैं कि इसके बाद बड़ा धरना होगा और चक्का जाम इससे बड़े रूप में होगा। कौन सी कंपनी का पानी यहाँ पर आपके यहाँ? हमारे यहाँ नर्मदा जल आता है, विश्वा कंपनी का। पानी की नहीं, अभी तक अच्छा आता था 6 महीने पहले। 6 महीने से ज़्यादा यहाँ पर बहुत दिक्कत हो गई है। क्या हो रहा है कि कुछ वॉल में भी गड़बड़ी कर रहे हैं, कुछ नल खोलने वाला गड़बड़ी कर देता है, तो कुछ पाइपलाइन फूट जाती है। जो ये पुराने घोटाले हुए हैं पाइपलाइन के, उसमें जो पाइपलाइनें बार बार फूट रही है, उसका दुर्भाग्य है कि हम लोगों को झेलना पड़ रहा है, उससे हम बहुत परेशान हैं। मारकला में पत्नी की आंखों के सामने कुएं में गिरने से पति की मौत हो गई। ग्राम मारकला में पत्नी की आंखों के सामने पति मोटर पंप का कार्य करने के दौरान कुएं में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। मोरगांव पुलिस के अनुसार मारकला निवासी कमलचंद पिता इसराम 35 वर्ष स्वयं के खेत स्थित कुएं में लगी मोटर पंप का पाइप सही तरह से जोड़ने का प्रयास कर रहा था और पत्नी भी वहीं पर मौजूद थी। कमलचंद को तैरना नहीं आता था और पाइप सुधार कार्य के दौरान उसका पैर फिसल जाने से कमलचंद हादसे का शिकार हो गया और कुएं में जा गिरा। पति को कुएं में गिरा देख पत्नी घबरा गई और शोर मचाकर आसपास के किसानों को बुलाया। जब तक लोग एकत्रित होते कमलचंद की डूबने से मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पीएम कराकर परिजनों को सौंपा, साथ ही मर्ग कायम कर जांच में लिया। खंडवा में यातायात पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। यहाँ सड़कों पर पार्क कई वाहन चालकों के चालान काटे गए। शहर में लगातार बढ़ती यातायात की परेशानियों को देखते हुए यातायात पुलिस लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मंगलवार को यातायात पुलिस ने बॉम्बे बाजार क्षेत्र में यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहनों के चालान बनाए। इसके अलावा जो वाहन सड़कों पर खड़े हुए नजर आए उन वाहनों की जब्ती भी की गई। इस दौरान पाया गया कि कई वाहन चालक अपने वाहनों को बीच सड़क पर पार्क कर खरीदारी करने निकल जाते हैं। ऐसे में राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए यातायात पुलिस द्वारा कई वाहनों को जब्त भी किया गया और कई वाहन चालकों के चालान काटे गए। पिपलोद खुर्द में 15 साल बाद एक बार फिर से निमाड़ी गम्मत के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। ग्राम पिपलोद खुर्द में नवरात्र उत्सव के दौरान ग्रामीणों की मांग पर निमाड़ की प्रसिद्ध हास्य कला गम्मत के 2 मशहूर कलाकारों ने 15 सालों के बाद एक बार फिर से अपने तेवर दिखाकर ग्रामीणों का मनोरंजन किया।
ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 20 वर्ष पहले दौलत व मायाराम निमाड़ी गम्मत में अपनी कला का प्रदर्शन कर आसपास के सभी गांव में लोगों का मन मोह लेते थे, लेकिन पिछले 15 सालों से दोनों ने ही प्रदर्शन करना बंद कर दिया था। इस बार ग्रामीणों के आग्रह पर एक बार फिर उन्होंने प्रस्तुति देकर ग्रामीणों को जमकर हंसाया। संगम ऑटो पार्ट्स के मालिक के खिलाफ बहू ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। बहू ने कहा कि दहेज के लिए ससुराल वाले मारपीट करते हैं। खंडवा में कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने कोतवाली थाना पहुंची। महिला ने बताया कि संगम ऑटो पार्ट्स के मालिक महिला के ससुर, पति और देवर और सास के द्वारा दहेज की मांग की जा रही है और पीड़ित महिला के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर बेरहमी से मारपीट भी की, जिसके बाद महिला सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने कोतवाली थाना पहुंची। महिला ने बताया कि उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी है और वह अपने लिए इंसाफ चाहती है। महिला ने आरोपी पति हर्षपाल सिंह ग्रोवर, ससुर हरपाल सिंह ग्रोवर, देवर नमन सिंह ग्रोवर और सास इंद्रजीत कौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बताइए क्या आपके साथ हुआ है, मामला क्या है? मैं आज रिपोर्ट इसलिए कर रही हूँ कि और लोगों के लिए संदेश जाए कि किसी और के साथ ये हरकत ना हो जो आज मेरे साथ हुई है। मैं एक पीड़िता हूँ, मुझे जिस तरीके से मारा गया है वो किसी और लड़की के साथ में ना हो, और एक मैं वेल एजुकेटेड गर्ल हूँ, तो और किसी लड़की इस चपेट में ना आए और दहेज के उसमें अपने पेरेंट्स के ऊपर दबाव ना बने होंगे। ये बताइए आपके साथ हुआ क्या था, किसने मारपीट करी, क्या हुआ? मेरे साथ मेरे पति और मेरी सास ने ज़्यादा करा है और उकसाया है मेरे ससुर ने और मेरे देवर ने करा, सबने है। क्या किया था आपका, मारा पीटा क्या किया? मुझे मारा है, मुझे पूरे चोट है मेरे गाल पे, मेरे पूरे शरीर में नील पड़े हुए हैं। जिस तरीके से मुझे धक्का दिया गया है, मेरे पूरे बाल नोचे गए। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे बाल हैं जो पूरे ऐसे। क्या कौन कौन क्या नाम है उनके, ये बताइए। हर्षदीप सिंह ग्रोवर मेरे पति हैं, अमरपाल ग्रोवर मेरे ससुर, नमन ग्रोवर मेरे देवर और इंद्रजीत कौर मेरी सास। उसके बाद मुझे कहा गया कि हम तुझे बर्बाद कर देंगे, हमारे पास इतना पैसा है कि हम सब कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है। बोरगांव बुजुर्ग स्टेट हाईवे पर सर्वेक्षण करने आई कंपनी के द्वारा वाहनों को रोककर वजन चेक किया गया। इंदौर इच्छापुर रोड पर आज सर्वेक्षण करने के लिए दिल्ली की कंपनी के कर्मचारियों के साथ इंजीनियर के द्वारा वाहनों को रोककर वेट मशीन के द्वारा वजन चेक किया गया। कितने टन भार लेकर वाहन इस मार्ग से गुजरते हैं और वाहन किस ओर जा रही हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी भी ट्रक चालकों से ली गई। ये हाईवे के ऊपर जाम क्यों लगा हुआ है? सर हम राष्ट्र की तरफ से आए हुए हैं और यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, जिसके लिए मानधाता विधानसभा क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक कार चालक के पास से रुपयों भरा बैग बरामद हुआ। गौरतलब है कि आगामी उपचुनाव नजदीक है और इसी के चलते पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना नजर आ रहा है। लगातार पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर चेक पोस्ट लगाकर वाहन चेकिंग भी की जा रही है। इसी कड़ी में मानधाता विधानसभा के अंधारवादी इलाके में चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक होंडा वेन्यू गाड़ी से रुपयों से भरा बैग बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक इसमें लगभग 9 लाख की नकदी राशि मिली है, जिसे लेकर एसडीएम द्वारा गाड़ी चालक से पूछताछ की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को काले झंडे दिखाए जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के 38 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आपको बता दें कि दर्ज हुई एफआईआर में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस, बीजेपी नेता गोपी कृष्ण, नेवा जिलाध्यक्ष मनोज लाधवे, नेपा नगर पालिका अध्यक्ष राजेश चौहान के नाम भी शामिल है। गौरतलब है कि अक्टूबर 19 को नेपा नगर में पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए थे। उनका यह प्रदर्शन इसलिए था क्योंकि सीएम कमलनाथ ने इसके पहले अपनी सभा को संबोधित करने के दौरान बीजेपी नेता और आगामी उपचुनाव के उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कहकर बुला दिया था। इसी से गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नेपानगर के दौरे के दौरान सीएम कमलनाथ के काफिले के सामने जमकर प्रदर्शन किया और काले झंडे दिखाए थे। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन और महामारी एवं आपदा प्रबंधन एक्ट का उल्लंघन करने को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। बोरगांव बुजुर्ग स्थित बागेश्वरी माता मंदिर पर नवरात्रि के पहले मंगलवार को भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली।
बोरगांव बुजुर्ग नवरात्रि पर्व पर 9 दिन दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहां आते हैं। साथ ही नवरात्रि पर के चलते आज सुक्ता नदी पर स्नान करने के साथ मात्रा बागेश्वरी माता मंदिर पर नवरात्रि के पहले मंगलवार को भक्तों की बड़ी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान यहां पर लकवे की बीमारी से ग्रसित मरीज को स्नान करवाने के लिए लाया गया। साथ ही परिजनों ने बताया कि यहाँ की मान्यता है कि माता जी की कृपा से जो भी व्यक्ति लकवे की बीमारी से ग्रसित सुक्ता नदी में स्नान कर लेता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इसी विश्वास और आशा के साथ लोग बड़ी संख्या में नवरात्र के समय माता रानी के दर्शन और स्नान के लिए यहाँ आते हैं। अम्मा जी, यहाँ पर आप स्नान करने के लिए क्यों आए हैं? यहाँ भैया कोड़िया और गुंगा और लक्के वाले जिसके हाथ पैर में गिंजनी आती है सब अच्छे हो जाते हैं। माता जी की ऐसी कृपा है कि सब अच्छे हो जाते हैं। आप कहाँ से हो? खंडवा से। आपका नाम? कलाबाई। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर बगैर मास्क लगाए नजर आए वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने चालान काटे। गौरतलब है कि देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी को लेकर प्रशासन के द्वारा भी कोविड-19 के सख्त नियम लागू किए गए हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ फेस मास्क लगाना भी अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग मास्क लगाना आवश्यक नहीं समझ रहे। ऐसे ही लोगों पर इंदौर इच्छापुर हाईवे पर पुलिस द्वारा चेक पोस्ट स्थापित करके चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान बगैर मास्क के वाहन चालकों के चालान काटे गए। जावर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब का परिवहन करते हुए एक युवक को धर दबोचा। खंडवा जिले की जावर पुलिस की लगातार कार्रवाई। पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को हाथ भट्टी से निर्मित शराब का परिवहन करने वाले युवक को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। बता दें कि जावर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक कच्ची शराब लेकर आ रहा है। वहीं जावर थाना प्रभारी केडी तिवारी सहित प्रधान आरक्षक नंदराम वासुरे, नरेंद्र यादव ने युवक को घेराबंदी कर पकड़ा है, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा द्वारा अवैध शराब परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने व उनके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु जिले में अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज सुबह हमने मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम तरवड़िया फाटे पर घेराबंदी किया। एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल से पकड़ा, उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अब्दुल शाह पिता निसार शाह उम्र 33 वर्ष निवासी रामेश्वर का होना बताया। जिसके मोटरसाइकिल पर रखी बोरी को हमने चेक किया तो सफ़ेद रंग की प्लास्टिक की बोरी में एक काले रंग की ट्यूब जिसमें करीब 15 लीटर हाथ भट्टी देसी महुआ की कच्ची शराब मिली है। वो हमने आरोपी अब्दुल शाह के कब्जे से जब्त किया है, थाने पर ला करके अपराध पंजीकृत किया है। मोगढ़ थाना पुलिस ने 7 साल से फरार महिला को पकड़ने में सफलता हासिल की। खंडवा के मोगढ़ थाना की स्थायी वारंटी सविता उर्फ बब्बा पति महेश उम्र 40 वर्ष निवासी करियर थाना पचोर राजगढ़ मध्य प्रदेश को मोगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि महिला के ऊपर चोरी के कई प्रकरण चल रहे थे। महिला विगत 7 साल से फरार चल रही थी। महिला को मुखबिर की सूचना पर सहायक उप निरीक्षक मस्कोले, प्रधान आरक्षक मोहन सिंह राजपूत, महिला आरक्षक पुष्पा एवं नेहा की सहायता से स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से महिला को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा बोनस के आदेश शीघ्र जारी करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी संघ नई दिल्ली के आह्वान पर खंडवा संभाग के ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा बोनस के आदेश शीघ्र जारी करवाने के लिए खंडवा प्रधान डाकघर में 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। संघ के संभागीय सचिव धन सिंह तोमर ने बताया कि हमने कोरोना महामारी जैसी विपरीत परिस्थितियों में डाक विभाग की सेवाएं, चाहे वह डाक वितरण हो, बैंकों के पैसे, AEPS निकासी हो, हमने घर घर जाकर सेवाएं दी। परंतु जब हमारे लिए बोनस की बात आई तो केंद्र सरकार द्वारा बोनस देने में आनाकानी की जा रही है। दशहरा व दिवाली पर्व आने वाला है और अभी तक बोनस के आदेश जारी नहीं हुए। हमारी मांग है कि बोनस के आदेश शीघ्र जारी हो, नहीं तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल का सहारा लेंगे। इस विरोध प्रदर्शन में SC पांडे, साजिद मंसूरी, मनोज दुबे,
विष्णु सिंह राठौर व समस्त ग्रामीण डाक सेवा सेवक शामिल हुए। क्या आप अपने प्रतिष्ठान को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? क्या आप अपने ब्रांड को नंबर 1 पर ले जाना चाहते हैं? तो आज ही हमसे जुड़ें और अपने प्रतिष्ठान को दें नया आयाम। सभी प्रकार के एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें हमारे नंबर 9977930894 8319507398 पर। कमलनाथ ने कोई काम नहीं किया, मानदाता क्षेत्र का कोई काम मंजूर नहीं किया। जवान लोग वो दिल्ली की सरकार को 2024 में घर पहुंचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? अरे हमें गाली देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंगा भूखा कहो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया A9 में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। आज जिस तरह से 28 उपचुनाव को लेकर जिस तरह से तैयारियां चल रही है और जिस तरह से स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश में मैदान में उतर चुके हैं, आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अंसारी जी। रिजवान अंसारी जी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हैं, आपको क्या लगता है कि जी जो उम्मीदवार है पार्टी में, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर उनको फायदा होगा या फिर जनता से जुड़ने के लिए जो जमीनी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करनी पड़ेगी? देखिए, जो चुनाव है अभी पूरा शबाब पर है। 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दोनों प्रमुख पार्टियों की तरफ से स्टार प्रचारक मैदान में आ चुके हैं। यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और सिंधिया पर फोकस है और इन तीनों का ही जो राजनीतिक भविष्य तय होना है इस चुनाव से। तो हम देखें कि जो स्टार प्रचारक खासतौर पर जिस प्रकार से सिंधिया, कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के दौरे हो रहे हैं, उनमें ये अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जरूर पहुंच रहे हैं। वहाँ पर अपने नेटवर्कों को, अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज भी कर रहे हैं, संगठित कर रहे हैं। ये एक पार्टी लेवल पे एक्टिविटी हो सकती है। बाकी हम जब इनके भाषणों को देखेंगे, हम इनके मुद्दों को देखेंगे, तो इनके भाषणों में से जनहित के मुद्दे गायब हैं। जो ज़मीनी स्तर पर जनता के मुद्दे हैं वो कहीं बात ही नहीं हो रही। जैसा रोजगार है प्रमुख मुद्दा होना चाहिए जी, युवाओं को का जो भविष्य उसको लेके मुद्दा होना चाहिए। किसानों के लिए क्या कर रही हैं पार्टियां, जैसे कांग्रेस ने अपनी एक लाइन लेके चल रही कि हम फिर से सरकार में आएंगे तो हम फिर से बचे हुए किसानों का ऋण माफ़ करेंगे। बीजेपी रोजगार की तरफ, तो ये बातें बहुत स्पष्ट बातें नहीं हो रही। कहीं इमरती देवी के खिलाफ कमलनाथ ने ये कह दिया, कहीं दूसरी बात आ गई। मतलब सतही तौर पे हल्की बातें, जो कि ऐसे मुद्दे बनाए जा रहे हैं जिनका आम लोगों से कोई सीधा सरोकार नहीं है। एक राजनीति की जा रही है हर मुद्दे पर दोनों पार्टियों की तरफ से। रिजवान जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से पार्टियां आती है, घोषणा पत्र लाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन घोषणा पत्रों में जो मुद्दे होते हैं, जो वादे होते हैं, वो धरातल पर पूरे नहीं कर पाती। इसको लेकर भी क्या असमंजस की स्थिति रहती है जनता के बीच और पार्टियों के बीच? बिल्कुल, देखिए, जब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाता है तो वो अपना एक विजन डॉक्यूमेंट या घोषणा पत्र लेके आता है। कांग्रेस उसको वचन पत्र के नाम से लाई है, बीजेपी उसको संकल्प पत्र के नाम से लाई है। तो इन्हें में वो बातें होती हैं जो भविष्य में करेंगे या उन्होंने जो किया काम या जो आगे हम चुनाव के बाद करेंगे, सरकार बनने पे करेंगे, ये बातें मोटे तौर पे होती हैं। बाकी देखा जाता है कि बाद में संकल्प पत्र, वचन पत्र कूड़े के ढेर में तब्दील, डस्टबिन में चला जाता है, उस पर कोई बात नहीं होती। और फिर से सतही जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर पार्टियां फोकस करती हैं कि इस नेता ने इसके प्रति ऐसा बयान दे दिया, इसने ऐसा कह दिया। मतलब उनके जो मुद्दे जनहित से जुड़े नहीं हैं, सतही मुद्दों पर बात होती है और वो
चुनाव के बाद वो मुद्दे यानी कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो पार्टियों को मुद्दों पर बात करनी चाहिए, जनता से जुड़े विकास की बात करनी चाहिए, लेकिन आज जिस तरह से शब्दों का कटाक्ष किया जा रहा है एक दूसरे पर, कहीं ना कहीं ये राजनीति का बदलता स्वरूप नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप देखिए कि कमलनाथ ने कुछ बोल दिया, फंस गए उन पे, बीजेपी बैठ गई धरने पर पूरे प्रदेश में। कहीं शिवराज सिंह ने कुछ बोल दिया, कांग्रेस उनके खिलाफ आ गई। कहीं एक किसान की सभा में डेथ हो गई, कांग्रेस उसके खिलाफ आ गई कि मंच से उतर के भी कमल सिंधिया उसको देखने नहीं गए। तो हम ये देख सकते हैं कि मोटे तौर पे सिंधिया का जो अपना एक महाराजा वाला स्टेटस है, सिंधिया चुनाव प्रचार में भी उस स्टेटस को बनाए हुए हैं। कहीं मत जनता के बीच में जाने की, सब मंच तक जरूर आ रहे हैं लोगों से, वो मिक्सअप नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं यानी सीधे तौर पर कहा जाए कि जो शिवराज सिंह चौहान है, कमलनाथ है और ज्योतिरादित्य सिंधिया है, यही प्रमुख दावेदार हैं चुनाव को लेकर जो मैदान में उतरे हैं। क्या वाकई में इसका असर देखा जाएगा चुनाव में? देखिए, जो शिवराज सिंह चौहान है वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के तौर पर प्रचार में निकले हैं, उनका अपना एक नेटवर्क है, संगठन है। कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे निकले हैं, वो ये बोल रहे हैं कि मेरी सरकार रिपीट कर रही है, मैं फिर से आ रहा हूँ जी। वो एक अपना संगठन और अपना नेटवर्क लेके चल रहे हैं। सिंधिया को ऐसा लगता है कि मेरे नाम पर आज भी मेरी लोकप्रियता है, मैं बीजेपी के लिए वोट कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये तीनों बड़े नेता का अपना वजन है, अपना नेटवर्क है। बाकी हम ये देख रहे हैं कि जब ये लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो बात सीधे तौर पर मुद्दों से जुड़ी ना होकर सामयिक सतही बातें हो रही हैं और उस पर बात की जा रही है। जनता को इनसे कोई सरोकार नहीं है और सीधे तौर पे जनता का मौन अभी तक बना हुआ है। यानी इससे पहले जो हमने वीडियो क्लिप दिखाए थे उसमें भी कहीं ना कहीं मुद्दों का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यानी साफ तौर पर विकास के मुद्दों को एक तरफ रख कर व्यक्तिगत रोज की भावना नजर आ रही है पार्टियों में। बिल्कुल, जो जनहित से जुड़े विकास के मामले हैं, डेवलपमेंट है, शिक्षा है, रोजगार है, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं, इन सब बातों को दरकिनार करके आरोप प्रत्यारोप, वो भी इतने हल्के स्तर के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे जा रहे हैं कि जिनको जनता से इन मुद्दों को कोई मतलब नहीं, आरोप प्रत्यारोपों से कोई मतलब नहीं। और कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में भी इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, इतने उनको उल्लंघन किया जा रहा है, कोरोना के जो नियम बनाए गए उनका उल्लंघन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब मुद्दों से कोई, जो ये मामले उठा रहे हैं, जो ये भाषण दे रहे हैं, इनसे आम लोगों को कोई मतलब नहीं है और जनता अभी तक मौन साधे हुए है और चुनाव में वो गर्मी नहीं आई है। जिस तरह से कमलनाथ ने अभी बयान दिया है, बीजेपी पर जिस तरह से वार किया गया है, इसके मतलब विपरीत शिवराज सिंह चौहान ने भी मौन धारण कर एक दिन का आंदोलन किया था। तो क्या ये सारी चीजें एक नाटकीय तौर पर देखी जा सकती है? जो वास्तविकता दिखनी चाहिए, विकास को लेकर जो चर्चाएं जनता के बीच होनी चाहिए, उससे भटकते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल विशुद्ध राजनीति हो रही है, जनहित की कोई बात नहीं हो रही है जी। और ये चुनाव लगभग अब 10 से 12 दिन बचे हैं वोटिंग को। जिस तरीके से जो चुनाव की डायरेक्शन है, उससे ऐसा कहीं भी नहीं लग रहा है कि जनहित के मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है। कमलनाथ जरूर ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ धोखा किया, सिंधिया ने मेरी सरकार गिरा दी। सिंधिया बोल रहा मुझे सम्मान नहीं मिला, किसानों के हित की बात इन्होंने नहीं की, इन्होंने वादे पूरे नहीं किए। शिवराज सिंह चौहान भी ये बात बोल रहे हैं, कमलनाथ अपने वादों से मुकर रहे। कमलनाथ का कहना है कि मेरे सरकार को दिशा मिल चुकी थी, मैं युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, किसानों के लिए काम कर रहा हूं। रुकना चाहूंगा आपको, जिस तरह से बीमा राशि को लेकर किसानों ने अपनी परेशानियां जाहिर की, आज बीमा राशि को लेकर कोई भी पार्टी जिक्र नहीं कर रही है। बिल्कुल, जो किसानों से फसलों का बीमा का प्रीमियम काटा जाता है, उनका जो नुकसानी हुई फसलों की, काफ़ी अच्छा उनको बीमा मिलना चाहिए था। बहुत या तो मिल ही नहीं रहा या बहुत कम मिल रहा है, जो ऊँट के मुंह में जी रहा है। ऐसे ही ऋण माफ़ी के हाल हैं जी। किसानों ने, कांग्रेस ने 2 लाख तक का ऋण माफ़ी की बात की थी, कुछ किसानों का हो पाया, कुछ का नहीं हो पाया। वो भी एक मुद्दा बीजेपी बना रही है। कांग्रेस ये मुद्दा बना रही है कि बीजेपी ने 15 महीने में उनको काम ही नहीं करने दिया और सरकार गिरा दी। तो कहीं ना कहीं मिला है कि ये आरोप प्रत्यारोप का चुनाव बन गया है, जनहित के मुद्दों से बहुत दूर है ये चुनाव। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई रणनीतियां नहीं बनाई जा रही है, या किस तरह का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में किया जाए, इसको लेकर कोई रणनीतियां नहीं बनाई जा रही है। क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं उद्योग को लेकर भी पार्टियां अपनी बात नहीं रख पा रही है विकास? बिल्कुल, देखिए इस पूरे चुनाव में एक बात और मोटे तौर पर देखने में आई कि कमलनाथ कह रहे हैं कि सरकार खजाना ही खाली, मुझे खजाना खाली मिला था।
ये कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान कि इन्होंने कुछ किया नहीं जी। तो जब कुछ किया नहीं, खजाना खाली है, पैसा है नहीं, तो कोई भी सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, वो तो फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम ही नहीं कर सकते सिवाय राजनीति करने के। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह पार्टियों को विकास के मुद्दे पर बात करनी चाहिए या जमीनी स्तर पर जिस तरह लोगों की समस्याओं को जानना चाहिए, उससे कोसों दूर पार्टियां नजर आ रही है और आज शाब्दिक प्रहार से एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जनता तय करेगी कौन पार्टी दावेदारी रखती है जीत के लिए, कौन यहाँ विकास की बात कर सकता है, कौन विकास के रास्ते पर जनता को ले जा सकता है, ये जनता तय करेगी। नवंबर में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। रिजवान जी, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या इस बार जनता जानना चाहती है कि विकास को लेकर क्या रोड मैप तैयार है पार्टियों के द्वारा? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि विकास को लेके अभी तक किसी भी पार्टी ने अपना एक वचन पत्र आया, संकल्प पत्र आया, कोई विजन नहीं है कि हम ये उद्योग लाएंगे, इतना रोजगार लेके आएंगे, इतना रेवेन्यू लेके आएंगे, ये काम करेंगे डेवलपमेंट के। कहीं कोई विजन नहीं रखा है किसी भी पार्टी ने, केवल हवाई बातें हो रही हैं, विशुद्ध राजनीति हो रही है, जनता मौन है और नेताओं के दिलों की धड़कन बढ़ी है। और यह तय जनता ही तय करेगी कि आखिर, और दोनों, खास बात यह है कि दोनों पार्टियां ये प्रकरण अपनी सरकार बनाने के लिए लगी हुई हैं जी, यानी कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने की कवायद चल रही है, ये कहा जा सकता है। रिजवान अंसारी जी, आपका बेहद स्वागत जो आप हमारे कार्यक्रम में आए। अगले मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार। यही कहूंगा, हमारे बीच वो शख्सियत उपस्थित है जिसने हमको 19 साल इरिगेशन दी। आज इनके पास बोलने को कुछ नहीं, गद्दारी करी है। और मैं महाराजाओं के बारे में क्या कहूँ, मैं तो महाराजा हूँ, मैं तो कमलनाथ हूँ।